नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व कर लिया था एपीयू के 55 क्वेश्चंस को, जो पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा आयोजित किया गया था। तो चलते हैं इंस्ट्रक्शन को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 56 पे। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 56। कम से कम कितने कर्मचारियों के प्रतिष्ठान पर मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 लागू होता है? द पेमेंट वेज एक्ट 1936 इज एप्लीकेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एटलीस्ट हाउ मेनी एम्प्लॉयज। तो 20 एंड मोर ओवर के ऊपर, यानी कि 20 से ज़्यादा कर्मचारियों पर यह लागू होता है, जो ऑप्शन ए में है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जीआईएस रेलवे में कब से लागू की गई? व्हेन जीआईएस इंट्रोड्यूस्ड इन रेलवे। तो जीआईएस एक्चुअली ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है। इसकी नोटिफिकेशन 1/1/1980 को की गई थी, 1 नवंबर 1980 को की गई थी, और 1/1/1982 से यह लागू होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के अनुसार प्रत्येक रेल सेवक को जनता के साथ सदा शिष्टाचार और अच्छा व्यवहार रखना चाहिए? एज पर which rule of railway servant conduct rule 1966, every railway servant shall at all the time maintain courtesy and good behavior with the public। तो फर्स्ट जो है 313, इसके अंदर जो बात कही गई है, कहा गया है कि डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ए रेलवे और ए रेलवे एम्प्लॉय। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें 3111 है, उसके अंदर कहा गया है कि मेंटेन कर्टसी एंड गुड बिहेवियर विद द पब्लिक। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, जो इसका डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड है। 3 ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं। सी ऑप्शन 319 जो कहता है कि मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। ऑप्शन डी है 316, मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड एंड ऑनेस्टी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, क्षेत्रीय रेल स्तर पर प्रेम ग्रुप का सचिव कौन होता है? हु इज सेक्रेटरी ऑफ प्रेम ग्रुप एट जोनल लेवल। तो डिप्टी जीएम जनरल होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के प्रावधान के लिए कार्यशाला में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या बताइए। इंडिकेट मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ए वर्कशॉप फॉर प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948। तो इसमें 150 का मिनिमम रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय की, और एक ट्रेंड जो पर्सन होगा उसके अंडर इसको रखा जाएगा। फर्स्ट एड बॉक्स और कप बोर्ड बॉक्स भी बोलते हैं इसको, ये इक्विप होगा, और नेसेसरी जो कंटेंट होंगे जो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर, उसके अंदर ये होने चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61, विशेष पास निम्नलिखित में से सामान्यतः किस सामान्य स्थिति में नहीं दी जाती है? स्पेशल पास आर नॉर्मली नॉट इशूड इन विच ऑफ द कंडीशन? मेडिकल ग्राउंड, स्काउटिंग क्रियाकलाप यानी कि स्काउटिंग एक्टिविटीज। सी है अटेंडिंग कोर्ट यानी कि न्यायालय में जाने अटेंड करने के लिए, और डी है व्यक्तिगत भ्रमण के लिए। तो व्यक्तिगत भ्रमण के लिए नहीं दी जाती है। अगर मिलेगा भी पास तो वो स्पेशल होगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पेशल पासेस किन किन कंडीशन में मिलते हैं। ऑन मेडिकल ग्राउंड, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, स्काउटिंग के लिए, और ऑफिस बेरर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एसटी ओबीसी जो भी हैं उनके लिए, हैंडीकेप पर्सन को भी मिलता है, स्टाफ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं उनके लिए भी मिलता है, और अप्रेंटिसों के लिए भी मिलता है। और इसके अलावा स्पेशल पासेस आर एनी क्लास विल बी इशूड टू एनी पर्सन वेन एवर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन डिजायर सो। तो यही कुल मिला के स्पेशल पासों की बात है। एक और बात बताना चाहूँगा कि जो पासेस होते हैं वो कौन से पास किस शेड्यूल में आते हैं, तो वो आजकल सवाल ज़्यादा पूछा जा रहा है।
जैसे कि शेड्यूल 1 जो होता है वो ड्यूटी पास के लिए होता है, और शेड्यूल 7 जो है वो स्पेशल पासेस होते हैं। ठीक है, वीडियो पास के लिए कहीं पूछा गया था कि ये शेड्यूल किस शेड्यूल में पड़ता है, तो वो शेड्यूल 5 में पड़ता है, और स्कूल पास जो है शेड्यूल 3 में पड़ता है, और पीआरसीपी बोलते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास, वो शेड्यूल 4 में पड़ता है। ठीक है, और प्रिविलेज पास भी एक होता है जो हमको मिलते हैं, वो शेड्यूल 2 में पड़ता है। तो ये आजकल काफ़ी वेरीफाई होके वैरायटी में आपको ये सवाल पूछे जा रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62, रेलवे आवास को दूसरे को किराए देना, सबलेटिंग, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस धारा का उल्लंघन है? तो 15A का उल्लंघन है। ठीक है, और 16A में आपको विदेशी लोगों के साथ जो चल अचल संबंधी का व्यवहार है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो आई होप सो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम को कितने चैप्टरों में विभाजित किया गया है? इन हाउ मेनी चैप्टर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज डिस्क्राइब? तो 6 चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है, और 31 सेक्शन है। कहीं कहीं 10 सेक्शन के बारे में भी जिक्र होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो ओरिजिनल हैं और उनके आंसर है उसमें 10 सेक्शन के को ही वो माना गया है। ठीक है, एक्चुअली 31 सेक्शंस हैं इसके अंदर, लेकिन अब एडमिशन की बात मानते हुए उसको उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर ऑप्शन देखें 10 तो आप उनको ही चूज करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि कौन सा नियम पारित तो 1926 में ही हो गया था किंतु लागू 1 जून 1927 से होना था? Which act was though passed in 1926 but was to be implemented from 1 जून 1927? तो ये ट्रेड यूनियन एक्ट था जो इस तरह से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65, रेल पेंशन नियम 1993 के किस नियम में सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी को विलंबित भुगतान पर ब्याज के प्रावधान का उल्लेख है? इन विच रूल ऑफ रेलवे सर्वेंट पेंशन रूल 1993 प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ रिटायरिंग ग्रेजुटी इज मेंशन्ड? तो ये एक्चुअली ये जो सही आंसर इसका होना चाहिए वो 87 होना चाहिए। रूल 87 में इसका जिक्र किया गया है, लेकिन हम जान लेते हैं कि रूल 55 में क्या है। तो इनवैलिड पेंशन के बारे में जिक्र किया गया है रूल नंबर 55 में। 49 में इमोल्यूमेंट के बारे में दिया गया है, और 50 में एवरेज इमोल्यूमेंट के बारे में दिया गया है। 87 में जैसे कि आपने बताया कि आपको बताया गया कि भाई इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी है, लेकिन 88 भी एक इम्पोर्टेंट है रूल जो आपको ये बताता है कि नोटिफिकेशन ऑफ रिटायरमेंट डेट का होना ज़रूरी है। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट टू बी नोटिफाइड रूल नंबर 88 बताता है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 66 पे आ गए हैं। किस तारीख से निर्धारित चिकित्सा भत्ता FMA यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 500 रुपये से प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया? तो जैसे कि आपको पता ही है कि 2017 में बहुत सारे अलाउंसेस को रिवाइज किए गए हैं। तो 75/2017 इसकी बात कहता है, और एक साथ 2017 से ऐसा किया गया है, तो ये कर दिया गया है। चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर हम सॉरी यहाँ पे कुछ इशू आ गया था, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा 6 से 8वां, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं कक्षा के समकक्ष आयोजित परीक्षा का निम्नलिखित क्रमवार नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 6 to 8, 9 to 10 and 11 to 12 इन फॉलोइंग ऑर्डर बाय बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड? तो ये काफ़ी इरेलीवेंट क्वेश्चन है, लोग यही कह रहे हैं, पर पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट माई मतलब इस क्वेश्चन के ऊपर जो मेरा ओपिनियन है वो ऐसा है कि एपीयू को बहुत सारे
चीज़ें करनी होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या अदर दूसरे, जैसे अगर आप आरआरबी में सिलेक्ट हो जाते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे, तो इस तरह के नॉलेज का होना ज़रूरी है। तो शायद इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया होगा। मैं भी ये नहीं जानता था, लेकिन जैसे कि बातचीत के दौरान पता चला कि वस्तानिया जो है वो 6 to 8 क्लास के लिए, और फोफानिया फो फुकानिया सॉरी फुकानिया जो है वो 9 to 10 क्लास के लिए, और मौलवी जो है वो 11 and 12 का है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर डी है वही सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है ट्रैक मेंटेनर को रिस्क एंड हार्डशिप भत्ता कब से अनुमेय है। ठीक है, तो ये सवाल ऐसा है कि जितने भी अलाउंसेस हैं उनके बारे में 2017 के जो सर्कुलर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पे जो आंसर जो होगा वो जुलाई 17 इज़ द राइट आंसर। इसके लिए आप जो है आरबी नंबर 87/2017 देख सकते हैं, यही सही रहेगा आपके लिए। इसमें एक और बात है जो मैं बताना चाहूँगा, लेवल 8 एंड बिलो जो है वो 2700 रुपीज़ पर मंथ है। ठीक है, पर मंथ है। और लेवल 9 एंड एबोव के लिए जो है वो 3400 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 नंबर कहता है कि पेंशन नियम 1993 के नियम 10 में किस प्रकार के पेंशन का उल्लेख है। रूल 10 ऑफ द पेंशन रूल 1993 डील्स विथ विच टाइप ऑफ पेंशन। तो एक्चुअली ये पेंशन जो है ये प्रोविजनल पेंशन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं कि भाई रिटायरिंग पेंशन के लिए जो रूल है वो कौन सा है। तो रूल जो रिटायरिंग पेंशन का है वो 52 है, 52 है। सुपरन्यूशन पेंशन जो है वो 51 पे है, रूल नंबर 51 पे है। और कॉम्पनसेशन पेंशन जो है वो 63 पे है। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 10 हो गया। तो ऑलमोस्ट ये सारे रूल को देख लिया हमने। ठीक है, चलिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना कब हुई थी। व्हेन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी वाज एस्टेब्लिश्ड। तो ये के संस्थानम की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1964 में 11 फरवरी 1964 को किया गया था। ठीक है, 11 फरवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 71 पे। उदारीकृत पेंशन नियम 1950 किस तिथि के बीच नियुक्त सभी रेल सेवकों पर लागू होता है। द लिबरलाइज्ड पेंशन रूल 1950 आर एप्लीकेबल टू ऑल रेलवे सर्वेंट अपॉइंटेड बिटवीन विच डेट 1957 to 2003। ये एक्चुअली 16 नवंबर 1957 से लेके 31 दिसंबर 2003 तक के बीच के वाले लोगों पे लागू होता है, क्योंकि जो नया पैटर्न था एनपीएस का वो 1/1/2004 को या उसके बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए थे रेलवे में उन पे लागू होता है। एनपीएस एक्चुअली नेशनल पेंशन सिस्टम आज की डेट पे है। आपको बताना है कि एनपीएस का पुराना नाम क्या था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 72 पे आ गए हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि कैट अवस्थित नहीं है। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज नॉट सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। जबलपुर, कटक, गुवाहाटी और रांची। तो मैं आपको बता दूं कि रांची में नहीं है, जो पटना में है, जो पटना में कैट की ब्रांच है उसकी जुरिडिक्शन
बिहार एंड झारखंड है। ठीक है, तो रांची में नहीं है। जहाँ जहाँ होती है कैट की ब्रांचेज, वहाँ हाई कोर्ट का होना जरूरी है या है, ऐसा मान के चलें आप। तो अभी तक जो कैट की ये है वो 17 ब्रांचेज हैं। ठीक है, जिसमें से रांची नहीं है। अब कौन कौन से हैं एक रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। अहमदाबाद में है, इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, बेंगलोर में है, कटक में है, कलकत्ता में है, चंडीगढ़ में है, एर्नाकुलम में है, गुवाहाटी में है, हैदराबाद में है, जबलपुर में है, जम्मू कश्मीर में यानी कि जम्मू में है, और जोधपुर, जयपुर, मुंबई और पटना में है। ठीक है, इसके जुरिडिक्शन के बारे में आपको देख लेना चाहिए ताकि आपके माइंड के हिसाब से ये सेटल हो जाए। क्योंकि लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में मैंने देखा है कि ये भोपाल के बारे में पूछते हैं, जबकि भोपाल में नहीं है कैट का, और वो एक्चुअली जबलपुर में पड़ता है। ठीक है, एक ऐसा स्टेट भी है जहाँ दो हैं, जैसे राजस्थान है, जहाँ जयपुर में भी है और जोधपुर में भी है। इसी तरह इलाहाबाद और लखनऊ में भी दो हैं वहाँ पे। ठीक है, और पंजाब और हरियाणा के लिए चंडीगढ़ में है। तो ये सब चीज़ें देखने जैसा है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 73 पे। निम्नलिखित में से किसको स्वर्ण पास यानी कि गोल्ड पास की पात्रता नहीं है? अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पीसीपीओ यानी कि प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, मेंबर फाइनेंस, सदस्य वित्त और जनरल मैनेजर। तो इस यहाँ पे जितने हैं वो जो है ए सी डी जो हैं वो लेवल 17 और 16 के अधिकारी हैं। केवल पीसीपीओ जो हैं वो 14 और 15 के अधिकारी हैं, लेवल 14 और 15 के लिए। तो जो लेवल 14 और 15 है, आप यूँ समझ लें, कोशिश करता हूँ, ये जो पीसीपीओ होते हैं या लेवल 14 और 15, ठीक है, ये इसके अधिकारी जो होते हैं वो एसएजी और एचएजी के अधिकारी होते हैं, और इनको जो है वो सिल्वर पास मिलता है। ठीक है, बाकी जो है वो 16 और 17 के अधिकारी हैं और इनको गोल्ड पास मिलता है। चलिए, मैंने काफ़ी रिपीट किया हुआ है, लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता हूँ आपको। 120/2019 आरबी नंबर 120/2019 आपको ये पढ़ लेना चाहिए। ये नया जो इंटाइटलमेंट ऑफ द पासेज है, इसके अंदर इसका जिक्र किया गया है और काफ़ी विस्तृत रूप से किया गया है, तो आपको समझने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए। पास नियम 1986 संशोधित 1993 की किस अनुसूची में पास स्कूल पास का वर्णन किया गया है? इन विच शेड्यूल ऑफ रूल पास रूल 1996 रिवाइज 1993 स्कूल पास इज डिस्क्राइब। तो मैंने पहले भी बताया कि स्कूल पास जो है वो शेड्यूल 3 में है। चलिए, मैं एक बार इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे 2, ठीक है, 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर मेरी नियुक्ति होती है तो मुझे जो ड्यूटी पास मिलेगा वो शेड्यूल 1 के तहत मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने ड्यूटी कर ही ली है तो मुझे जो प्रिविलेज पास मिलेगा वो शेड्यूल 2 के तहत मिलेगा। ठीक है, जो प्रिविलेज अकाउंट पे जो मुझे पास मिलेंगे, प्रिविलेज अकाउंट पे जो पास मिलेंगे, ठीक है, वो शेड्यूल 2 के तहत होगा। मेरा बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो मुझे शेड्यूल 3 के तहत पास मिलेगा। ठीक है, 4, क्योंकि अगर बच्चा पास कर गया और मैं रिटायर हो गया तो मुझे पोस्ट रिटायरमेंट ऐसे करना चाहिए, पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास जो है वो शेड्यूल 4 के तहत मिलेगा। अब मैं रिटायर हो गया हूँ या फिर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो शेड्यूल 5 के तहत वीडो पास मिलता है। ठीक है, और ये पास ट्रांसफ़र भी करवाना होता है। जो वेलफेयर सेक्शन से आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसके फिलअप करने के बाद पास सेक्शन को दे सकते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है।
शेड्यूल 6 जो है वो स्पेशल पास नहीं, सॉरी, रेसिडेंशियल कार्ड पास के बारे में यहाँ पे है। रेसिडेंशियल कार्ड पास यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। और एक और बच गया शेड्यूल, वो है शेड्यूल 7, जिसमें स्पेशल पासेस के बारे में जिक्र किया गया है, जो मैंने पहले बताया है, ठीक है। तो पहला जो है वो ड्यूटी पास है, सेकेंड जो है प्रिविलेज पास अकाउंट जो है हमारे नाम पे मिलेगा, थर्ड जो है स्कूल पास है, ठीक है। फोर्थ जो है वो पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेस, फिफ्थ जो है विडो पास, सिक्स जो है रेसिडेंशियल कार्ड पास, और 7 जो है वो स्पेशल पास, ठीक है। आई होप कि मैं इसे क्लियरफाई कर पाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय रेल में सबसे अधिक मंडलों की संख्या है? तो यहाँ पे मुझे जो देख के एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर याद आता है वो 6 है, बाकी में कम है। तो पश्चिम रेलवे 6 डिविजन्स हैं, जिसमें से मुंबई, उसके बाद बड़ौदा आ जाइए, रतलाम आ जाइए, भावनगर आ जाइए, राजकोट और इटसेल्फ अहमदाबाद, ठीक है। तो टोटल 6 हो गए। अगर हम देखें सेंट्रल रेलवे को, जो ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पे है मुंबई, नागपुर, भुसावल, पुणे और सोलापुर, यानी कि उनके पास 5 हैं, ठीक है। सेंट्रल रेलवे के पास 5 हैं, ठीक है। नॉर्थ फ्रंट रेलवे को देख लेते हैं, कटिहार, अलीपुरद्वार, रंगिया, लुमडिंग और तिनसुकिया, इनके पास भी 5 डिविजन्स हैं। नॉर्दर्न रेलवे के पास देखें तो अंबाला, दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद और फिरोजाबाद, इनके पास भी 5 हैं। तो हमारे पास यानी कि जो ऑप्शन बी में है वेस्टर्न रेलवे, उनके पास 6 है। तो हमारा आंसर यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, चाइल्ड केयर लीव का दावा एक बार में कम से कम कितने दिनों का होना चाहिए? अगर आप रूल लें, आरबी नंबर RB 64/2019 अगर पढ़ते हैं तो आपको ऑप्शन बी डायरेक्टली सही लगेगा, ठीक है। सीसीएल मतलब चाइल्ड केयर लीव मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड लेस देन द 5 days एट ए टाइम, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और सीसीएल इज ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आरबी नंबर जो मैंने बताया आपको 64/2019 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 77, रेलवे बोर्ड स्तर पर रिक्ति बैंक का सृजन कब हुआ था? व्हेन वाज द वैकेंसी बैंक क्रिएटेड एट रेलवे बोर्ड लेवल? तो ये 1996 होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये 26 से 1996 को एक लेटर जारी किया गया था रेलवे बोर्ड के द्वारा, और उसमें बताया गया था कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट ए वैकेंसी बैंक शुड बी मेंटेन्ड बाय रेलवे बोर्ड ऑन द सेम लाइन एज इज बीइंग डन बाय द रेलवे फॉर creating the value of the surrender post and for releasing the matching surrender for the creation of new post required for the maintenance and operation of new assets etc, ठीक है। अब वैकेंसी बैंक होता क्या है? वैकेंसी बैंक इज ए मनी वैल्यू ऑफ सरेंडर पोस्ट, ठीक है। तो उसके अंदर वो रखे जाते हैं जो सरेंडर किए जाते हैं, उनकी मनी जो वैल्यू है उसको रखा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 78 पर, वेतन निर्धारण का प्रावधान का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कि आरएसी वॉल्यूम 2 में किया गया है। ऑप्शन बी जो है वही सही है, और उसके बी के अंदर भी चैप्टर नंबर 13 के अंदर इसका जिक्र किया गया है। एक और आजकल जो क्वेश्चन चल रहा है वो है रनिंग अलाउंसेस के बारे में, जो आईआरएम के वॉल्यूम 1 के तहत जो है वो चैप्टर 9 के में जिक्र किया गया है, ठीक है। वो 9 के बारे में जिक्र किया गया है। तो एक सवाल है ये भी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। सुविधा पास तथा पीटीओ के मौद्रिक मूल्य का आयकर से छूट का वर्णन रेल सेवक पास नियम 1986 यथा संशोधित नियम 93 के 1993 के किस नियम में वर्णित है? इन विच रूल ऑफ रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986 रिवाइज 1993 एग्जेम्पशन ऑफ मॉनेटरी वैल्यू फ्रॉम इनकम टैक्स ऑफ प्रिविलेज पास पीटीओ इज डिस्क्राइब। तो रूल नंबर 15 में ऐसा बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो बी है उसके 12 में क्या कहा गया है मैं आपको बताऊं कि पास पीटीओ फॉर नॉन रेलवे सर्वेंट जिसका जिक्र किया गया है 12 में। देखिए यहाँ पे रूल नंबर 9 भी है, पास इज टू विडो ऑफ रेलवे एम्प्लॉय के रूल नंबर 9 में दिया गया है। और रूल नंबर 10 में जो है वो रेसिडेंशियल कार्ड पास का जिक्र किया गया है। तो पास से जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है, डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है ताकि हमारा नॉलेज इन्हांस होता रहे। रूल नंबर 4 भी है जो पास के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काइंड ऑफ पासेस के बारे में बात किया गया कि कितने तरह के पासेस दी जाते हैं, रूल नंबर 4 में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। फैमिली पेंशन कब से लागू हुई? तो 1/1/1964 से लागू की थी। सिंस व्हेन फैमिली पेंशन एप्लीकेबल? तो 1 जनवरी 1996 जो ऑप्शन सी में है वह इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, कितने वर्ष की सेवा के उपरांत भविष्य निधि खाते से अस्थायी निकासी की जा सकती है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस फाइनल विड्रॉल कैन बी टेकन फ्रॉम प्रोविडेंट फंड अकाउंट? तो नॉर्मली 15 ईयर्स का है, लेकिन अगर आप रूल नंबर ही चल रहा है अभी, जो आरबी नंबर बताना चाहिए मुझे, आरबी नंबर 47/2017 जो है उसके तहत जो जिक्र किया गया है उसके हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन 10 ईयर्स है। ठीक है, तो अभी मैं अगर कभी फाइनल विड्रॉल अगर मैंने अपने आपको बता दिया है कि 15 ईयर्स है तो उसको आप भूल जाइए फिलहाल, और 10 ईयर्स को आप याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, भारत का आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में रहता है? राज्यसभा के, भारत के राष्ट्रपति के, लोकसभा के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? तो यहाँ पे ऐसा है कि भारत के राष्ट्रपति के कंट्रोल में ही रहता है, और इसके लिए आर्टिकल 115 एंड 116 115 और 16 जो आर्टिकल है वो केंद्र सरकार के जो भविष्य निधि, आकस्मिक निधि जिसको बोलते हैं, वो मतलब जो संचित है, क्या बोल सकते हैं उसको, कॉन्टीजेंसी फंड जो है वो आर्टिकल 15 और 16 के अंदर जिक्र किया गया है। इसी तरह आर्टिकल 205 है, 205 एंड 206 के तहत जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो कॉन्टीजेंसी फंड होता है उसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है, संयुक्त परामर्श तंत्र यानी कि जेसीएम की शुरुआत कब हुई थी? तो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की वाज स्टार्टेड इन 1996, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय रेल पर एचआरएमएस के अंतर्गत ट्रांसफर मॉड्यूल की स्थिति से लागू है? फ्रॉम विच डेट ट्रांसफर मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडियन रेलवे? तो 15 अगस्त 2022 है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। मैं यहाँ पे एक और बता दूं कि जो एचआरएमएस है उसके तहत जो है अभी टोटल 21 मॉड्यूल लॉन्च करने की बात चल रही है। अभी भी ये जिक्र चल रहा है कि कितने मॉड्यूल लॉन्च हुए हैं, क्योंकि पुराने किसी पेपर 2-3 पेपरों में आया था कि कितने मॉड्यूल अभी तक लॉन्च हुए हैं, तो वो जिक्र करते थे। अभी तो धीरे धीरे लॉन्च करते जा रहे हैं। अभी कैडर मैनेजमेंट ये अभी इम्पोर्टेंट है। कैडर मैनेजमेंट की जो डेडलाइन थी वो 31 जनवरी थी। अभी उसके ऊपर भी कोई नया मॉड्यूल रोल आउट होने की तैयारी में भी है। पहले इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे कैडर मैनेजमेंट को, फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि किस वर्ष रेलवे चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया? इन विच ईयर रिटायरमेंट एज ऑफ रेलवे डॉक्टर्स वाज इंक्रीज फ्रॉम 60 ईयर्स टू 65 ईयर्स?
तो ये एक्चुअली 2017 में किया गया था, जो ऑप्शन नहीं है 2017 में। ठीक है, और जो किया गया था वो आरबी नंबर 205/2017 है। ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, रेलवे दर न्यायाधिकरण यानी कि आरआरटी कहाँ का कार्यालय कहाँ कहाँ है? वेयर इज द ऑफिस ऑफ द रेलवे रिट्स ट्रिब्यूनल आरआरटी? तो एक्चुअली ये चेन्नई में है। ठीक है, और यही सही इसका आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 है, अग्रिम छुट्टी का वेतन के प्रावधान को कब से समाप्त कर दिया गया है? द प्रोविजन ऑफ एडवांस लीव सैलरी हैज बीन एबॉलिश्ड सिंस व्हेन? तो 7/10/2016 से इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, मैंने कहा कि 2017 के जो भी आरबीओज हैं, ठीक है, आरबीओज हैं, उनको देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा किसी भी एग्जामिनेशन में जाने से पहले। अब देखें, ये 7/10/2016 से इसको एबॉलिश किया गया है, और इसके लिए जो है वो 27/2017 जो आरबी नंबर है 27/2017 इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2017। उसके बाद आप 2019 के जितने सर्कुलर हैं आपको मिल जाएं वो देख लें। उसके बाद आपको 22 और 23 के तो देखने ही हैं, क्योंकि ये अपडेटेड होंगे। ठीक है, बिफोर गोइंग द एग्जामिनेशन आपको जितने मिलते हैं, जहाँ से मिलते हैं, एपीयू के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, या एपीयू के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 है। नहीं, हमने 88 को छोड़ दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं कि पे मैट्रिक्स के लेवल 6 के समूह ग के लिए नियुक्ति प्राधिकारी यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होता है? हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप सी इन पे मैट्रिक्स लेवल 6? तो जेजी अधिकारी होता है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव बेस का जो अधिकारी होता है, जो ब्रांच ऑफिसरी जनरली होते हैं, वो होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि सभी सीधी भर्ती की अधिसूचना अधिसूचित रिक्तियों के संदर्भ में केंद्रीय सरकार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की प्रभावी तिथि क्या है? फ्रॉम विच डेट द रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस इन सेंट्रल गवर्नमेंट इज इफेक्टिव इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफाइड वैकेंसीज? तो 1 फरवरी 2019 से ये चालू है। ठीक है, इसका आंसर तो यहाँ पे मिल गया। पर एक एडवाइस मैं आपको करूंगा कि आरबी नंबर जो 19/2019 है और 21/2019 है, इनका अध्ययन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 90 है, रेल का प्रथम विपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला गया था? वेयर वाज द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रेलवे ओपनड? तो ये एक्चुअली बेंगलुरु के पास जो एक हिजला गांव है, जो करीब करीब बेंगलोर से 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ खोला गया था। हिंदी में अगर देखें, लिखिए ये हिजला, ये आएगा। मेरे ख्याल से सही नहीं हुआ, तो एक बार फिर से लिखने का प्रयास करते हैं। ये इसका सही है।
ये वर्ड भी आपको इस्तेमाल किया जा सकता है, बेंगलुरु की जगह हिजला वर्ड डाल दिया जाए तो शायद आप नहीं ढूंढ पाए, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं और थर्ड पार्ट को भी फटाफट सॉल्व करेंगे ताकि ये पेपर पूरी तरह से कंक्लूड हो जाए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेल मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो डीएमआरसी नहीं आता है। डीएमआरसी जो है एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, GNCD CTD, एक्चुअली ऐसे लिखना पड़ेगा, मैं आपको लिख के बताता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये इन दोनों के बीच का 50-50% का पार्टनरशिप है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये है। बच गया इरकॉन। इरकॉन जो है मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, COMFOW ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप है, ये भी नई दिल्ली में है। ठीक है, राइट्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, ये गुड़गांव में है। गुड़गांव में है और ये 1974 से चल रहा है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। किस मास्टर सर्कुलर यानी कि परिपत्र संख्या में पेंशन कम्यूटेशन विवेचित किया गया, डिस्क्राइब किया गया है? इन विच मास्टर सर्कुलर नंबर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज डिस्क्राइब्ड? तो ये जो है वो 61 में किया गया है, जो ऑप्शन बी में है, ये इसका सही आंसर है। 60 में पेंशन एंड रिटायरमेंट एंड डेथ ग्रेजुटी के बारे में जिक्र किया गया है। 62 में स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड रूल फॉर रेलवे सर्वेंट के लिए किया गया है। एक और है रूल नंबर, आप जब इतना ही कर रहे हैं तो 63 भी देख लेना उचित रहेगा। 63 कहता है कंडक्ट ऑफ पेंशन अदालत ऑन रेलवे। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि पेंशन अदालत से सवाल आजकल आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये अदालत से आ रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। HRMS मॉड्यूल में ESS का पूर्ण रूप क्या है? तो ESS का है इम्प्लाई सेल्फ सर्विस, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि कंप्यूटर और अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो अपेक्षाकृत कम जगह या था ऑफिस, आवास आदि तक सीमित होता है, क्या कहलाता है? तो लैन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क ऑफ ए कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस दैट इज confined to a relatively small space like a office, home, etc. is called what? तो local area network, option B is the right answer। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है, स्वैच्छिक प्रोविडेंट फंड निधि एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार घटाई जा सकती है? तो एक बार घटाई जा सकती है, जो ऑप्शन सी में है, और 2 बार बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, एक बार घटाई जा सकती है और 2 बार बढ़ाई जा सकती है, यानी कि प्लस का चिन्ह। ठीक है, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कैन बी रिड्यूस्ड 1 टाइम इन ए फाइनेंशियल ईयर एंड इंक्रीज 2 टाइम्स इन ए फाइनेंशियल ईयर। इज दैट क्लियर? नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 96। रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1966 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई के लिए मानक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का प्रयोग किया जाता है। तो SF1 जो है वो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है, SF2 है डीम सस्पेंशन, ऑर्डर ऑफ डीम सस्पेंशन। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लिए ऑफिसर के लिए जो है SF7 का किया जाता है। SF7 में अपॉइंटमेंट इंक्वायरी ऑफिसर और बोर्ड ऑफ इंक्वायरी होती है। ठीक है, और SF4 जो इम्पोर्टेंट है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 96 इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा ही कहता हूँ और इस बार भी कह रहा हूँ कि कभी भी जाने से पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उनको रट लेना ही उचित है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 97, समान रूप से सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मी के कम्यूटेशन पेंशन की गणना के लिए व्यवहारिक निश्चित कांस्टेंट कम्यूटेशन फैक्टर क्या है? व्हाट इज द कांस्टेंट कम्यूटेशन फैक्टर फॉर कैलकुलेटिंग कम्यूटेशन पेंशन फॉर एम्प्लॉय रिटायरिंग ऑन यूजुअल सुपरन्यूएशन? तो 8.194 इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन बी में है। अगर ये क्वेश्चन 97 नंबर अगर आपको गलत लगता है तो यू कैन एक्सप्लेन इन माय व्हाट्सएप नंबर। आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके डॉक्यूमेंट के साथ मुझे वापस भेज सकते हैं, मैं इसको टैग कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में 5 दिवस कार्य किस वर्ष में शुरू किया गया था? इन विच ईयर 5 days वर्किंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? तो ये 3 जून 1985 से लागू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है, लेवल 5 में कार्यरत कर्मी के लिए प्रशासनिक स्थानांतरण पर व्यक्तिगत निजी सामान के ढुलाई के लिए प्रति किलोमीटर की राशि अनुमेय है। How much amount per kilometer is admissible for personal effect transportation on transfer of administrative ground on level 5 personal? ऑप्शन ए है 40, बी है 25, सी है 50 एंड डी इज नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 99 है, लेवल 5 में कार्यरत कर्मी के लिए प्रशासनिक हस्तांतरण पर व्यक्तिगत निजी सामान के ढुलाई के लिए प्रति किलोमीटर की राशि अनुमेय है। हाउ मच अमाउंट पर किलोमीटर इज एडमिसिबल फॉर पर्सनल इफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड ऑफ लेवल 5 पर्सनल? तो इसमें 3 लेवल हैं, आपको मैं बताऊं आपको। लेवल 6 एंड अबव है जो 50 किलोमीटर 50 रुपीज़ पर किलोमीटर है। लेवल 5 है जो 25 किलोमीटर है, जो हमारा आंसर है। और लेवल 4 एंड बिलो है जिसमें 15 रुपीज़ पर किलोमीटर की रेट से उनको मिलता है। ठीक है, तो यही इम्पोर्टेंट सवाल है। और ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए हैं हम। 100 जो है वो कह रहा है कि 21 वर्ष के दिव्यांग जनों के लिए प्रतिमाह कितनी राशि छात्रावास अनुवृत्ति के रूप में अनुमेय है? हाउ मच अमाउंट पर मंथ इज परमिसेबल एज हॉस्टल सब्सिडी फॉर दिव्यांग चिल्ड्रेन ऑफ 21 ईयर्स? तो आपको पता ही है कि हॉस्टल सब्सिडी आपको कितना मिलता है। तो हॉस्टल सब्सिडी 6,750 रुपये यानी कि 6,750 रुपीज़ पर मंथ मिलता है 1/7/2017 से, सॉरी 1/7/2017 से। और इसके लिए आप जो है 147/2017 का जो सर्कुलर है काफ़ी विस्तृत विवरण देता है। आरबी नंबर 147/2017 का जो सर्कुलर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे उसने दिव्यांगजनों की बात की है, तो दिव्यांगजनों में ये डबल हो जाएगा। ठीक है, हॉस्टल सब्सिडी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पार्ट 3 पे आ गए हैं। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं और इसे कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित किया गया था? और राजभाषा नियम जो है वो 3 बार संशोधित किया गया था। आपको पता ही होगा कि सबसे पहले 1987 में किया गया था, फिर उसके बाद 2007 में किया गया, और उसके बाद लास्ट जो किया गया है 2011 में। तो यहाँ जो ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी वर्षों में, तो ये हमारा सही आंसर होगा। हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो हिंदी के सलाहकार समिति का कार्यकाल जो है वो 3 इयर्स का होता है।
राजभाषा विषय किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक तौर पे आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है प्रशासनिक तौर पे ही। वैसे भी चलिए, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 104। तो ये किया गया था 7 जून 1955 को। और प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो बीजी खैर थे, ठीक है। और इसमें जो सदस्य थे वो 20 थे, यानी कि 20 थे। चलिए ठीक है, इतना काफ़ी है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खैर थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि एक्चुअली सांकेतिक भाषा के रूप में था पहले, ठीक है। डिजाइन वगैरह हुआ करते थे उसके अंदर, और ध्वनि का प्रयोग किया जाता था। चलिए इस बारे में बात ज़्यादा नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है सब। 107 है, रेल कर्मचारी की साहित्यिक प्रतिभा एवं अभिरुचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा कहानी, उपन्यास, नाटक आदि के लिए पुरस्कार योजना का नाम क्या है? तो ये कि सामान्य बुद्धि के हिसाब से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि एक आध कहानी, उपन्यास, नाटक के जो बहुत फेमस राइटर हैं वो प्रेमचंद हैं, तो यहाँ पे प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे एक और बात बताऊँ आपको कि जो काव्य और गज़ल संग्रह जो है वो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से रिलेटेड है। तो आपको ये भी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, आपको मैं बताऊं कि इनका जो पुरस्कार की राशि है वो दोनों एक जैसे हैं। जैसे फर्स्ट में जो पुरस्कार की राशि है वो 20,000 रुपया है, प्रथम पुरस्कार जो 20,000 रुपया है, सेकेंड 10,000 रुपया है, और थर्ड जो है वो 7,000 रुपया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 पे आ गए हैं। संविधान, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में हिंदी भाषा को कौन से स्थान पे लिखित है? तो ये 6th जो प्लेस है उस पे मतलब 6ठे स्थान पे रखा गया है, आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 109 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा अब तक शामिल नहीं की गई है? तो भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है, और इसकी डिमांड काफ़ी वर्षों से की जा रही है। तो कश्मीरी भी एक ऑप्शन हो सकता है। रुको, याद करने दो मुझे। डोगरी होता है, कश्मीरी तो होता है। तो ये भोजपुरी सही है। मैं एक बार जो 22 भाषाएं उनको एक बार पढ़ दूं आपके लिए। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी भाषा। ठीक है, तो मुझे डोंगरी और कश्मीरी में कंफ्यूजन लग रहा था, पर दोनों ही इस्तेमाल किए गए हैं, तो कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 है, हिंदी भाषा में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? तो उदन मार्तंड है। ये जो समाचार है वो वीकली था, यानी कि सप्ताह में एक बार प्रकाशित किया जाता था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी थे जो कलकत्ता में इसका प्रकाशन किया करते थे, और ये हर मंगलवार, एवरी ट्यूसडे को ये प्रकाशित हुआ करता था। 30 मई 30 मई 1826 को ये फर्स्ट टाइम ये प्रकाशित किया गया था। 30 मई 1826 को फर्स्ट टाइम प्रकाशित किया गया था, और ये मंगलवार को होता था। मंगलवार को हुआ करता था प्रकाशन, ठीक है। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें, यानी कि आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने नॉलेज को एनहांस किया। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।